गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। इसमें मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। और थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, बॉन्डिंग किसे कहते हैं, बॉन्ड कब बनता है और क्यों बनता है। इसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड का मतलब आपको मैंने बताया था कि ये एक प्रॉमिस होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, माने एक बल होता है जो दो परमाणुओं के बीच कार्य करता है, यानी कि दो एटम्स के बीच लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम बॉन्ड के नाम से जानते हैं। हमने उसको एक अलग नाम दे दिया, हम फोर्स ना कह करके उसे बॉन्ड नाम दे देते हैं। फिर बात आती है भाई ये बनाते क्यों हैं एटम्स, क्यों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज करते हैं, क्यों इनमें ये बल लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है, सबसे ज़्यादा तो जो स्थायी हैं हमारे तत्व, वो है नोबल गैसेस, यानी कि इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें, जिनका एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक इनर्ट गैस के बाह्यतम कोश में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन सभी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनका जो कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण बाह्यतम कोश का, वो होगा NS2NP6। NS2NP6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम लिख लें NS2NP6, इसका मतलब है कि N की जगह कुछ भी हो सकता है, 1S2 है 2S2 2P6 हो सकता है, 3S2 3P6 हो सकता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन है हीलियम का। हीलियम में NS2NP6 ना होकर के सिर्फ 1S2 पाया जाता है, वहाँ पर P6, मतलब कि हीलियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट होते हैं। और मैंने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तब भी ये चीज़ बताई थी कि केवल हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लिए जो अष्टक का नियम है, जो ऑक्टेट का रूल है, वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो होता है। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में सिर्फ एक ही शेल पाई जाती है, एक ही कोश पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, ये न्यूक्लियस हो गया हीलियम का, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और ये इसका एकमात्र शेल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हमको पता है n बराबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो वो 2 इसके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इस वजह से हम हीलियम का ऑक्टेट भी क्या मानते हैं, कंप्लीट मानते हैं। हम हीलियम का अष्टक पूर्ण मानते हैं। तो अब बात आती है कि भाई इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट जो है वो तो कंप्लीट है, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनका अष्टक हमारा पूर्ण है, उनके लास्ट कन्फिग्रेशन जो है लास्ट शेल का वो NS2NP6 होता है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के, उनका ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उनका जो बाह्यतम कोश में जो अष्टक होता है वो पूरा नहीं होता है। जिस वजह से जो हमारे बाकी जो तत्व हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स नेचर में अनस्टेबल माने जाते हैं, यानी कि अस्थायी माने जाते हैं। और ये हमेशा क्या ढूंढते हैं, स्थायित्व ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने आसपास के एटम्स से, अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स से कंबाइंड होते रहते हैं। और उस कंडीशन में कंबाइंड होंगे तो कैसे होंगे भाई, कॉम्बिनेशन, हमें किसी से जा करके दोस्ती करनी है तो क्या होगा, हम किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू करेंगे। मतलब हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम में और उनमें कॉमन होती हैं, तभी तो जा करके हमारी उनकी फ्रेंडशिप हो पाती है। अगर दोनों ही लोग एकदम अलग हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम लोगों में दोस्ती हो सकती है। या अगर मान लीजिए 1-2 मुलाकातें हुई भी तो हमें नहीं सामने वाला पर्सन अच्छा लगता है, हम उससे दोबारा फिर बात ही नहीं करेंगे या अवॉइड करेंगे उसे। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो एटम्स होते हैं, जब ये देखते हैं कि उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में, उनके आसपास के वातावरण में उनको कोई ऐसा परमाणु मिलता है, कोई ऐसा अणु मिलता है जिसके साथ वो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट और डोनेट करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके उनके साथ क्या कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि खुद भी स्टेबल हो सकते हैं और उन्हें भी स्टेबल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे बाकी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जो वो क्या करेंगे, यानी कि बाकी तत्वों के जो परमाणु हैं वो अपने आसपास के परमाणुओं के साथ जुड़ेंगे। और जुड़ने के लिए भाई, जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है, जुड़ने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को या तो उन परमाणुओं के साथ साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं, या फिर डोनेशन और एक्सेप्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।
तो इसके बिहार पर हमारे दो इंपॉर्टेंट टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े हैं। सबसे पहला होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बंध जिसे कहते हैं, वो हमेशा ऐसे एटम्स के बीच बनता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्शन और डोनेशन होता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ध्यान से देखिए, 2 2 4 6 10 11, इसके 11 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब अगर हम देखें तो इस समय इसका बाहतम कोष जो है वो क्या है, 3s है, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाहतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। सोडियम है, मतलब ये तो वही बात होगी कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे पास मतलब बिजनेस में लगना है 10 लाख रुपए और हमारे पास सिर्फ 1 लाख है, और अपने फ्रेंड से कह रहे भैया 9 लाख रुपए दे दो, तो फ्रेंड्स कहेंगे कि 9 लाख रुपए होते तो हम ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते, है ना। तो इसका मतलब इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या कर सके, अपना अष्टक पूर्ण कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को, किसी ऐसे परमाणु को, किसी ऐसे एटम को जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, उसको क्या कर देगा, दे देगा। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ये पूरी तरह नहीं देते हैं, यही तो एक भाई बॉन्ड जो बन रहा है उसमें यही तो ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आप मेरे साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जब तक आप मेरे साथ बंध बना रहे हैं, तब तक मैं आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए अलाउ करता हूं, मैं परमिशन देता हूं। लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ बॉन्ड तोड़ेंगे, आप मुझको मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो अब हम दूसरा एटम ढूंढते हैं जो यहाँ पर सोडियम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो हमारी नज़र में आया क्लोरीन। जो हमारे हेलोजन्स होते हैं उनमें से क्लोरीन हमने लिया, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये होता है हमारे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। अब यहाँ हम देखें तो बाहतम कोष जो है 3s2, 3p5 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इनका भी अष्टक पूर्ण नहीं है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्लोरीन क्या सोचेगा, क्लोरीन सोचेगा भाई हाँ, हम जो है किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो हमारा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो लिए जा सकते हैं। बहुत मैक्सिमम है कि हम 3 इलेक्ट्रॉनों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर होगा क्या कि जब ये दोनों एटम एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो सोडियम कहेगा कि भाई आप क्या करिए, मेरे बाहतम कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है वो आप ले लीजिए। तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा तो मेरा बाहतम कोश पर क्या बचेगा, 2s2, 2p6, और वहाँ पर जो अष्टक है वो पूर्ण है, यानी कि वहाँ पर ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये आया हमारा सोडियम, ये आया क्लोरीन। इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया ट्रांसफ़र क्लोरीन की तरफ। जैसे ही सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा, Na पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जितना हम इलेक्ट्रॉन देते हैं उतना ही हमारे ऊपर जो धन आवेश है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सोडियम पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा तुरंत एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जब सोडियम ने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई, दोनों जो चाहते थे वो पूरा हो गया, दोनों अष्टक पूर्ण करना चाहते थे, दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बीच एक प्रॉमिस किया। सोडियम ने क्लोरीन से कहा कि जब तक आप हमारे साथ बॉन्डिंग में हैं, तब तक आप मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करिए, यूज़ करिए। जब आपको लगे कि आपको किसी और एटम से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन लेने पर, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो क्लोरीन ने कहा ठीक है। तो इनके बीच यहाँ पर एक
प्रॉमिस हुआ उसको हमने नाम दिया बॉन्ड का। और ये किस टाइप का बॉन्ड है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। क्यों आयनिक बंध कहा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो रहा है, वो दो आयंस के बीच में बन रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों एटम अपने आयनिक फॉर्म में आ गए, जब दोनों परमाणु अपने आयनिक रूप में आ गए, तब जाकर के इनके बीच ये बंध बन रहा है। और इस तरह से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी में आपको रीज़न भी पता चल गया कि एक्चुअली में आयनिक बॉन्डिंग क्यों होती है। अब सोडियम जो है, अब बात आती है कि भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे तत्व हैं, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि सोडियम जो होता है वो एक मेटल है, मेटल माने एक धातु है, और क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। तो यहाँ पर जो आयनिक बंध बनता है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल, यानी कि एक धातु और एक अधातु के बीच बनने वाला जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। रीज़न क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था कि हमारे जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनकी क्षमता होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से, अपने बाह्यतम कोश से एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट करके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। आप याद कर लीजिए, जो आपका पहला जो ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है, लीना, करे, रब से, फरियाद, सीजियम, फ्रांसियम, अगर याद हो आपको, जिन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्षार धातुएं कहा जाता है। साथ में दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये जो हमारे दो होते हैं, इनमें सबके पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और सेकंड ग्रुप में सबके पास आउटर मोस्ट शेल में यानी बाह्यतम कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये दोनों ही जो हमारे समूह हैं, जो दोनों ही हमारे ग्रुप हैं, ये एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर जो हमारा 16th ग्रुप होता है, जिसमें होता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और 17th जो ग्रुप है, जिसमें हमारे पाए जाते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब में। तो 17th ग्रुप में सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर 16th ग्रुप में सबके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सारे जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ये इन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, यानी धातुओं और अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन और डोनेशन होता है। और ऐसा वो करते क्यों हैं, ऐसा करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए, अपना जो बाह्यतम कोश का अष्टक है उसे पूर्ण करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कहते क्या है, तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे इस पहले वाले एग्जांपल में मैंने Na और Cl का एग्जांपल लिया हुआ है। Na को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। अब दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम Mg, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन कौन इसको दे देगा। फिर हमने लिखा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा 1s2, 2s2, 2p4। तो इसका बाह्यतम कोश है 2, आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2 है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि नेचर में, यानी कि प्रकृति में, जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के पास आए, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4
5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, वो तो पॉसिबल नहीं, तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम पर आ जाएगा 2+ चार्ज, यानी कि 2 जो है धनावेश आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं 2 ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, और इसका अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाता है। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी हो गए। और मैग्नीशियम के पास क्योंकि बाहतम कोश में 2 थे, चले गए, तो अब जो बाहतम कोश है वो क्या हो गया, 2s2 2p6, तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, एक प्रकार का बल जो है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और इस आकर्षण बल का नाम हमने रखा है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। इसे एक और नाम से जाना जाता है विद्युत संयोजी बंध, यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब चार्ज आ जाता है, जहाँ पर भी चार्ज वर्ड आ जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्ड अपने आप ही यूज हो जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों परमाणुओं पर आवेश आ जाता है, दोनों ही परमाणुओं पर, दोनों ही एटम्स पर चार्ज आ जाता है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी रखा जाता है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ये 2 ऐसे परमाणुओं के बीच लग रहा है, 2 ऐसे एटम्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिनके पास जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, यानी कि जो आवेश है वो विपरीत है। और हमें हमेशा पता है कि जो विपरीत आवेश होता है, जो अपोजिट चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पर वो जो आकर्षण है वो क्या होता जाएगा, लगता रहेगा, और इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि विद्युत संयोजी बंध। तो ये हमारा पहला टाइप का बॉन्ड था जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसके बाद आपको बताते हैं वैलेंसी के बारे में। पहले आप वैलेंसी पढ़ेंगे, देन इसके बाद आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ने को मिलेगा कि आप इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, विद्युत संयोजकता क्या होती है। तो बात जब आती है वैलेंसी की, यानी कि संयोजकता की, तो अभी तक हमने वैलेंसी की डेफिनेशन मतलब छोटी क्लासेस में हमको पढ़ाई जाती थी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी कि किसी भी परमाणु के किसी दूसरे परमाणु से संयोजन की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको ही उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी वर्ड जो है एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड वैलेंशिया से इसकी जो है डेरिवेशन हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। वैलेंशिया का वर्ड होता है पावर या कैपेसिटी, तो वहीं से हमने इसको नाम दे दिया वैलेंसी या संयोजकता। क्यों भाई, संयोजकता को, अगर संयोजकता शब्द को हम तोड़ें तो क्या है, संयोजन मतलब निकलता है संयोजन, यानी कि एक जो हमारा परमाणु है जो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, जो एटम है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे परमाणु के साथ जाकर के जुड़ रहा है, संयोजित हो रहा है, तो उस अवस्था में वो संयोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कर रहा है, एक्सेप्शन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की उसमें शेयरिंग हो रही है, या कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये सारे ही शब्दों को मिला करके हमने एक शब्द बना दिया जिसका नाम रखा हमने संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन हमारे सामने वैलेंसी की निकल के आई वो क्या आई, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच शेयर्ड और विच डोनेट और एक्सेप्ट विद अनदर एटम ऑफ दैट एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि उसी एलिमेंट, मतलब आपने अभी देखा कि जो सोडियम था वो क्लोरीन से जाकर के जुड़ गया, तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है। उस तरह का जो बंध है हम दूसरे टाइप के बॉन्ड में पढ़ेंगे, लेकिन एक रीज़न यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स भी आपस में कंबाइंड हो सकते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग तत्वों के परमाणु भी आपस में संयोजित हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो संयोजकता का मतलब यहाँ पर होगा कि बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए जाएं। तो भाई बात निकल के आती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट किए जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैंने ये चीज़ पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाई है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है
तो उसकी जो वैलेंसी होती है 1 मानी जाती है। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 मानी जाती है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी जो है 3 मानी जाती है, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 मानी जाती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। इसमें आता है सोडियम का एग्जांपल, जो सोडियम फैमिली है हमारी। इसमें आता है हमारा बेरिलियम का एग्जाम्पल, जो बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 3 में आता है इसमें एल्यूमिनियम फैमिली का एग्जाम्पल आता है, और 4 में आता है कार्बन फैमिली का एग्जाम्पल। तो इनमें जो है सोडियम की जो फैमिली होगी उसमें सब में बाहतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम में सब में बाहतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम के केस में सभी में, एल्यूमिनियम वाला जो ग्रुप है, जो समूह है, सभी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, और फिर यहाँ पर नियॉन प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो नाइट्रोजन के पास बाहतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अष्टक तो पूर्ण है, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको तो किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स का की शेयरिंग करता है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी 0 मानी जाएगी। सोडियम की 1 हो गई, बेरिलियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों को दे करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। कार्बन के केस में क्या होता है? कार्बन हमेशा प्रेफर करता है शेयरिंग। कार्बन जो फैमिली होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने में ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो ये कोशिश करता है कि हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को साझा करें। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या, बाहतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचता है किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, इसलिए इसकी जो वैलेंसी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? इसकी वैलेंसी मानी जाती है 3, क्योंकि इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना अष्टक क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो फैमिली है उसमें सब में बाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो है नहीं, तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसकी भी संयोजकता जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। और फ्लोरीन की जो फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके पास बाहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूर्ण करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो ये होती है हमारी संयोजकता। तो संयोजकता की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जो उस तत्व के परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ या तो साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। इस डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। कैसे फाइंड करते हैं आपको ये भी बता दिया गया। इतने एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।